जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान का चैप्टर 8 देखेंगे। क्या देखेंगे? चैप्टर 8 पार्ट 8 देखेंगे। देखिए पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 8 में क्या है? किशोरावस्था की ओर हम लोग देखेंगे। किशोरावस्था की ओर देखिए, सबसे पहले जानेंगे किशोरावस्था कहते हैं किसको। देखिए, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। देखिए, इस वर्ड को समझिएगा। जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। देखिए, जीवन काल की वह अवधि, जीवन काल का जो अवधि होता है, एक समय होता है, उसको शरीर में कुछ परिवर्तन आता है जिसमें जनन परिपक्वता आता है, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता बढ़ जाती है, आ जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है। अवना यौनारंभ। देखिए, यौनारंभ क्या है? देखिए, किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 साल वर्ष की आयु में होती है। ये किशोरावस्था की शुरुआत कब जो हो जाती है? 10 से 11 साल की उम्र में जब होता है तो उसका स्टार्ट हो जाती है किशोरावस्था की उम्र। यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पहले हो जाती है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा एक या दो वर्ष से पहले क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स कहते हैं। और ये जीवन काल का जो ये समय है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? टीन्स कहते हैं। तथा किशोर बालिकाओं एवं बालकों को टीन एजर्स कहा जाता है। इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना ही यौनारंभ कहलाता है। देखिए, यौनारंभ बिना किशोरावस्था हो सकता है क्या? जब तक किशोरावस्था में नहीं आएगा, वो जनन परिपक्वता उसका बढ़ेगा नहीं, और जनन क्षमता जब उसका विकास नहीं होगा तो यौनारंभ नहीं होगा। तो उसी को क्या कहते हैं? जब जिसका जनन क्षमता विकास होने लगता है वही क्या हो जाता है? यौनारंभ कहलाता है। ठीक है। आते हैं, अब देखिए इसमें हम बताएं कि इसका एक जीवन काल की एक अवधि होती है। देखिए, इसमें बताएं ना, एक जीवन काल की क्या होती है? एक अवधि होती है। तो इसको देखिए क्या कहते हैं। मानव के जीवन काल में उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे 0 से 5 वर्ष की उम्र में शैशवा अवस्था, जिसे हम लोग शिशु कहते हैं, बच्चा कहते हैं ना। और 6 से 10 वर्ष की उम्र में बाल्य अवस्था। क्या हो गया? ये बाल्य अवस्था 10। और 11 से 19 वर्ष तक की उम्र में किशोरावस्था। फिर युवा अवस्था आ जाता है। 19 साल के बाद क्या हो जाता है? युवा अवस्था, जिससे जवान हो जाता है। तथा इसके बाद अवस्था वाला प्रौढ़ावस्था आ जाता है, जिसे बुढ़ा हो जाता है, वो प्रौढ़ावस्था कहलाता है। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। अब यौनारंभ होने से क्या क्या परिवर्तन आता है? सबसे पहले लंबाई में परिवर्तन आ जाता है, उसका शारीरिक आकार में परिवर्तन आता है, स्वर में परिवर्तन आता है, उसका आवाज़ में परिवर्तन आता है, श्वेत तथा तेल ग्रंथियाँ क्रियाशीलता में परिवर्तन आता है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लंबाई में परिवर्तन। देखिए, आप अपनी वर्तमान लंबाई का माप पूर्ण लंबाई की गणना इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं कि पूर्ण लंबाई, देखिए समझिएगा, अभी का जो उम्र है, अभी अभी का जो लंबाई है, आपका वर्तमान लंबाई जो अभी का लंबाई है, ठीक है, उससे हम निकाल लेंगे कि हम मेरा हाइट अधिक से अधिक कितना बढ़ सकता है। ठीक है। इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे? अपना हाइट को निकाल लेंगे कि मेरा हाइट कितना अधिक से अधिक बढ़ सकता है। मान लीजिए किसी का, देखिए किसी का उम्र जो है, सॉरी, किसी की लंबाई जो है कितना हो जाएगा? किसी की लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर है। ठीक है। कब? 11 वर्ष की उम्र में। 11 वर्ष की उम्र में इसकी उम्र लंबाई कितनी? 160 सेंटीमीटर है। तो ये कितना बढ़ सकता है? देख सकते, देखिए यहाँ दिया हुआ है आयु वर्ष में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत, लड़कियां और लड़का। ठीक है। इस तरह से लड़कियों और लड़कों के प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। इसी के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। देखिए, हम लोग को क्या करना है? 18, देखिए क्या दिया है, 11 वर्ष की लड़की कितना दिए, निकालें, अभी एग्जाम्पल लिए 160 सेंटीमीटर। तो 11 लड़कियों कितना परसेंट पूरा कर लेती है? 88% बढ़ जाती है। 11 साल की उम्र में लड़की
लड़की जो है बढ़ने उम्र का उसका जो हाइट होगा वो 88% बढ़ जाता है। बाकी जो है वो 17 वर्ष की उम्र तक कंप्लीट पूरा 100% बढ़ जाती है। देखिए 11 वर्ष में 88%। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। वर्तमान लंबाई कितना है 160 सेंटीमीटर, बट वर्तमान आयु का प्रतिशत में वृद्धि दर तो कितना 88 गुने 100 कर देना है। देखिए 160 बटे 88 गुने 100 कर देंगे। देखिए इसको अगर ऐसे निकालें, देखिए इसको अगर हम इस तरह से निकालें, क्या 160 बटे 88 गुने 100 कर देंगे तो ये पूर्ण लंबाई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पूर्ण हाइट लंबाई, पूर्ण लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो कट जाएगा कितना। देखिए 22 चौक 88 और 25 चौक 100। ठीक है, देखिए अगर इसको काटेंगे तो फिर 11 बार में 11 दूनी 22 और 80 दूनी 160। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए 80 गुने 25 बटे 11, अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 182 सेंटीमीटर आएगा। हम बाहर करके निकाल लिए, लगभग में इतना आ जाएगा। ठीक है, लगभग में इतना आ जाएगा। मतलब उसका 17 साल के उम्र में वर्ष में वो लड़की कितना बढ़ जाएगी 182 सेंटीमीटर बढ़ेगी। जब 11 वर्ष की उम्र में, कब 11 वर्ष की उम्र में उसकी उम्र हाइट कितनी थी 160 सेंटीमीटर थी तब। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। इसको इसके अनुसार से उसका वर्तमान के हाइट के माध्यम लेके उसको अंतिम पूर्ण लंबाई जो कितने लंबी हो सकती है अधिक से अधिक, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये अब आते हैं हम लोग, देखिए दूसरा शारीरिक आकार में परिवर्तन। इसका क्या होता है? शरीर आकार में परिवर्तन आ जाता है। तो देखते हैं हम लोग निचली कक्षा के, देखिए हम लोग से छोटा बच्चा जो निचली कक्षा का बच्चा होगा उसकी अपेक्षा आपकी कक्षा के छात्रों एवं छात्रों के कंधे एवं सीने अधिक चौड़ा होगा। मतलब जो 8 क्लास के बच्चा होगा, ठीक है, उसका सीना सीना और कंधा क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा, कंधा चौड़ा रहेगा। अ, ठीक है, उसके निचले कक्षा की अपेक्षा। ठीक है, इस किसका कारण होता है इस तरह से? यौनारंभ के कारण होता है। ठीक, इसके साथ लड़कियों की कमर का निचला भाग जिसे कुल्हा, जिसे निचला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? कुल्हा कहते हैं, चौड़ा हो जाता है। देखिए ये वाला जो भाग है क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। वहीं लड़कों के शरीर की पेशियाँ गठीली हो जाती है। देखिए ये इसमें दिखाया है गठीली हो जाती है, इस तरह के इसका पेशियाँ क्या हो जाता है? गठीली हो जाती है। ठीक, ये शरीर में परिवर्तन आता है। तीसरा तीसरा पॉइंट क्या दिया है? स्वर में परिवर्तन। देखिए स्वर में परिवर्तन, आवाज़ जब भारी या फटने जैसी क्यों लगती है? देखिए जब किशोरावस्था आ जाता है, यौनारंभ स्टार्ट हो जाती है तो आवाज़ में क्या आता है? परिवर्तन आ जाता है, फटने जैसे आवाज़ आती है। लड़कों की आवाज़ में क्या आती है? भारी हो जाता है और फटने जैसे आवाज़ आती है। जबकि लड़कियों की आवाज़ पतली ही सुनाई देती है। लड़की की आवाज़ क्या होता है? पतली सुनाई देती है। यौनारंभ, अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है? ऐसे होने का कारण क्या है? देखिए यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा जिसे स्वर यंत्र, जिसे बोले बोले जाने वाला जो अंत्र है जिसे हम लोग बोलते हैं, अथवा लेरिनिक्स में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। देखिए यौनारंभ जब स्टार्ट होता है तो जो स्वर यंत्र, जो बोलने वाला यंत्र है, उसका वृद्धि बढ़ने की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। लड़कों का जो स्वर यंत्र है लड़कियों की अपेक्षा क्या हो जाता है? देखिए ये वाला जो स्वर यंत्र है, देखिए यहाँ जो है दिया गया है कंठमणि दिया है, देखिए स्वर यंत्र इसमें। ठीक है, इसमें देखिए ये दिया है, ये लड़कों का क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। ठीक है, लड़कियों की अपेक्षा, इसीलिए उसका आवाज़ फटने लगता है और भारी सा आवाज़ आने लगता है। देखिए गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। देखिए ये वाला जो गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, इसे कंठमणि या एडम्स एप्पल कहते हैं। देखिए ये इसको देखिए यहाँ जो दर्शाया, देखिए कंठमणि या एडम्स एप्पल कहते हैं। यहाँ गले में आता है, देखिए ये वाला बड़ा हुआ वाला। ठीक है,
लड़कियों में यह अपेक्षाकृत छोटा होता है, लड़कियों में इतना इतना बड़ा नहीं होता, लड़कियों में क्या होता है, छोटा होता है, जिसे हम लोग बाहर से देख नहीं सकते हैं। स्वर यंत्र में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या बहराने लगती है, परंतु कुछ दिनों बाद यह स्वर सामान्य हो जाता है। देखिए 17-18 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में लड़कों की आवाज़ में क्या आ जाता है, ज़्यादा भारीपन आ जाता है और फटने फटने जैसे आवाज़ आता है, भरभराने टाइप का आवाज़ आता है। फिर यही आवाज़ जो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक, देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग चौथा, श्वेत तथा तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। अब श्वेत तथा तेल ग्रंथियों की क्रियाशील में उसका क्या वृद्धि होती है। देखिए हम लोग अनुभव किए हैं क्या कि किशोर या किशोरियों में, जैसे जो लड़का 10-10 साल 11 साल की लड़की हो जाती है या लड़का हो जाता है जो भी है, दोनों में से यौनारंभ के दौरान जब उसका यौनारंभ स्टार्ट होता है, लड़कों का यौनारंभ और लड़कियों का यौनारंभ, बच्चों का यौनारंभ कब स्टार्ट होता है, 10 से 11 साल के बाद। उसमें फुंसिया मुहासे आदि हो जाते हैं और किशोरावस्था में श्वेत तथा तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। और ये जो तेल ग्रंथि जो है चपचपा टाइप के गाल जो है उस किस तरह लगने लगता है, चपचपा टाइप के लगता है और फुंसी आने लगता है। ये किसकी वजह से आता है, श्वेत तेल ग्रंथियों की वजह से आता है। अब देखिए क्या है नलिका वाहिनी ग्रंथि, बताना है क्या है नलिका वाहिनी ग्रंथि। ठीक है, देखिए कुछ ग्रंथियाँ जैसे श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि सार्ववाहियों द्वारा सार्वित होती है। किसके द्वारा होता है ये सब सारा, सार्ववाहियों द्वारा सार्वित होते हैं। ये ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में डाल देती है। और ये सारा जो ग्रंथि है ये हार्मोन जो है उसको सीधे कहाँ डाल देती है, रक्त जो प्रवाह होती है बहती है उसमें ये सारा ग्रंथि जो है हार्मोन को उसमें डाल देती है। इसीलिए इन्हें नलिका वाहिनी ग्रंथियाँ भी कहा जाता है, इन्हें अंतःसार्विक ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए ये जो है अंतःसार्विक ग्रंथि या नलिका वाहिनी ग्रंथि, ये क्या करता है, जो हार्मोन होते हैं शरीर में, जो हार्मोन होते हैं वो सीधे कहाँ डाल देता है, रक्त में डाल देता है, खून में डाल देता है, रक्त जो बहता हुआ शरीर में बहता है उसमें डाल देता है। ठीक है, इसीलिए इसको सार्विक ग्रंथि कहते हैं। जनन अंगों में परिवक्ता। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, जनन अंगों में परिवक्ता। देखिए जनन जनन अंगों में परिवक्ता, देखिए जनन अंग मतलब जो बच्चे पैदा करने के लिए जो अंग है उसमें परिपक्वता आ जाता है, वो क्या हो जाता है, मतलब अच्छा तैयार हो जाता है कि हाँ वो जनन कर सकते हैं। ठीक है, यौनारंभ में लड़कों के विरिसन में शुक्राणु का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। देखिए जब यौनारंभ स्टार्ट होता है तो लड़कों का जो विरिसन होता है उसमें शुक्राणु उत्पादन हो जाता है, उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। देखिए देखिए विरेचन किसे कहते हैं, देखिए यहाँ जो ये रहता है ये क्या है, विरेचन होता है। शरीर लड़कों के शरीर के अंग का क्या है, देखिए विरेचन होता है। इसी में क्या होता है, शुक्राणु तैयार होता है, इसी में शुक्राणु रहता है। ठीक है, देखिए शुक्राणु का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है कहाँ, विरेचन में, इसी में शुक्राणु का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक, अब जबकि लड़कियों की अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है तथा अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन ही प्रारंभ हो जाता है। अंडाणुओं का निर्मोचन, अंडाशय से ही अंडाणुओं का निर्मोचन प्रारंभ हो जाता है। देखिए यहाँ से, देखिए ये वाला जो हुआ, ये वाला ये क्या हो गया, अंडाशय हो गया, इसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। देखिए ये वाला जो है ये लंबा जिसका पूछ है ये क्या हो गया, शुक्राणु, और ये लड़कियों का क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक है, ये दोनों जब मिलता है तो क्या होता है, निषेचन होने के बाद युग्मज बन जाता है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इसी की वजह से ये होता है। और देखिए विरेचन जो शुक्राणु जो तैयार होता है कहाँ तैयार होता है, विरेचन में तैयार होता है। शुक्राणु कहाँ तैयार हो जाता है, विरेचन में तैयार होता है। समझ गए। अब आते हैं हम लोग आगे, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। किशोरावस्था में पहले की अपेक्षा, देखिए मानसिक बौद्धिक, उसमें मानसिक तरफ मानसिक में भी डिपेंड करता है, उसका मानसिक बदलाव आता है। ये किशोरावस्था में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिक विकास हो जाता है, उसको सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, हर तरह के सीखने की क्षमता बढ़ जाता है। ठीक है, और कभी कभी किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति खुद को ढालने का प्रयास करते हैं तथा इस दौरान में स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है। और इसी समय में खुद को क्या समझने लगता है, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। जबकि इसमें असुरक्षा जैसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन अपने आप में खुद सोचने लगता है क्या कि हम असुरक्षित हैं, सुरक्षित हम
नहीं है। यही परिवर्तन प्राकृतिक है। ये परिवर्तन जो क्या है, प्राकृतिक है, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। जो शारीरिक शरीर जो वृद्धि होता है उसी के उत्पन्न के कारण ये होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गौण लैंगिक। क्या देखेंगे, गौण लैंगिक। देखिए, युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। गौण लैंगिक के लक्षण, गौण लैंगिक का लक्षण क्या है, जब युवा अवस्था आ जाएगा तो लड़कियों का क्या हो जाएगा, स्तनों का क्या होने लगेगा, विकास होने लगता है, बढ़ने लगता है स्तन। तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लगती है। ठीक, ये लक्षण चूंकि लड़कों और लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। देखिए, अगर लड़कियों का स्तन का बढ़ना ना, लड़कियों का अगर स्तन ना बढ़े, लड़कों के अंदर दाढ़ी मूछ ना आए, तो लड़कों और लड़कियों में पहचानने में क्या हो जाएगा, परेशानी होगा, नहीं पहचान पाएंगे। तो देखिए, ये लक्षण जो है लड़कों और लड़कियों की पहचान को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, ये गौण लैंगिक लक्षण की वजह से ही हम लोग लड़कों और लड़कियों में पहचान कर पाते हैं। गौण लैंगिक लक्षणों के कारण, अब इसका लक्षण के क्या कारण है, गौण लैंगिक लक्षण जो है इसका क्या कारण है, यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के मूल कारण है। देखिए, यौनारंभ में जो होता है उसका जो परिवर्तन होता है उसी का सबसे बड़ा मूल कारण है। क्या है, जैसे हार्मोन्स है, उसका देखो यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के मूल कारण क्या है, हार्मोन्स है। और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और जो भी किशोरावस्था में भी जो परिवर्तन आता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, हार्मोन के द्वारा। अब सवाल उठेगा कि हार्मोन कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम इसको लेके। देखिए, ये हार्मोन क्या है, सवाल बन गया, ये हार्मोन है क्या। देखिए, यह एक रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन जो है क्या है, रासायनिक पदार्थ है जो अंतः सार्वत्रिक ग्रंथियों द्वारा सार्वित किया जाता है। जो अंदर की सार्विक ग्रंथि है उसके द्वारा क्या किया जाता है, सार्वित किया जाता है। यौनारंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन, देखिए वृषण का जो पुरुष का जो हार्मोन है वो क्या कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, का सारवन प्रारंभ कर देता है, कौन, वृषण। ठीक है, ये हार्मोन लड़कों में लैंगिक लक्षणों के बदलाव के कारक होता है। और ये जो हार्मोन आता है, यह हार्मोन लड़कों के लैंगिक लक्षण के बदलाव के कारण होता है। इसी प्रकार लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय में स्त्री हार्मोन, देखिए अंडाशय में कौन सा हार्मोन आ जाता है, एस्ट्रोजन, और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का सारवन आरंभ हो जाता है, जिससे उनके स्तन विकसित हो जाते हैं। देखिए लड़कियों का स्तन जो विकसित होता है कौन से हार्मोन की वजह से होता है, हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से। और लड़कियों में दाढ़ी मूछ आ जाता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, देखिए इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है। और ये जो हार्मोन का उत्पादन होता है किस नियंत्रण, जो ये हार्मोन का उत्पादन का जो होता है वो किसके द्वारा होता है, एक दूसरे हार्मोन के द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा साबित होता है। और कहाँ पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि में पाया जाता है। आइए हम लोग दिखाते हैं आपको पीयूष ग्रंथि किसको कहते हैं। देखिए, ये क्या है, ये शरीर का जो माथा है, माथा के ऊपरी भाग में देखिए एक यहाँ सा देखिएगा, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये गड्ढा टाइप के रहेगा, ये क्या कहलाता है, पीयूष ग्रंथि। यहीं वो हार्मोन क्या होता है, सार्वित होता है। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम हार्मोन का पता बेलिसस एवं ऑस्ट्रेलिन 1902 में लगाया था। हार्मोन का पता कब लगाया था, 1902 में। कौन कौन, बेलिस एवं ऑस्ट्रालिन। ठीक है, अवधारणा को 1905 में स्पष्ट किया था। और इसकी अवधारणा को कब स्पष्ट किया था, 1905 में। वो पता लगा लिया लेकिन बताया कब, 1905 में। देखिए स्टार्लिंग का पूरा नाम क्या था, अर्न्स स्टार्लिंग और विलियम बेलिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।